नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति के नियमों में हम दो नियमों की बात कर चुके हैं। पहला तो था प्रभाविता का नियम और दूसरा था पृथक्करण का नियम। अब यहां हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसको मेंडल का तीसरा नियम भी कहा जाता है। मेंडल द्वारा दिए गए थे नियम, पहला और दूसरा पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तीसरे नियम को मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को मेंडल का तीसरा नियम भी कहा जाता है। देखिए, पहला और दूसरा जो नियम है, ये हमने आपको बताया कि ये एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। कौन से प्रयोग पर आधारित है? एक संकर संकरण, जिसमें हम सिर्फ एक जोड़ी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। वहां पर जो एक संकरण है, उसके अंदर क्या किया जाता है? एक जोड़ी लक्षण की वंशागति, मतलब एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्या किया जाता है? क्रॉस कराते हैं और उसी का अध्ययन करते हैं एक संकर संकरण के अंदर। लेकिन ये जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यहां दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। यहां जो संकरण कराया जाता है, दो जोड़ी लक्षणों के मध्य कराया जाता है। इसीलिए ये जो नियम है, ये किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। तो ये नियम किस पर आधारित हो गया? यह है द्विसंकर संकरण द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। ये द्विसंकर संकरण की बोल रहा है, मतलब यहां दो जोड़ी लक्षण काम में लेने हैं। तो ये दो जोड़ी लक्षण, वहां एक जोड़ी लिया था। एक जोड़ी लक्षण कैसे? हमने आपको बताया कि मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 का। उनमें से कोई भी एक लक्षण की वंशागति के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो तो होता है एक संकर संकरण के अंदर। यदि एक साथ दो का अध्ययन करेंगे तो वो कौन सा होता है? द्विसंकर संकरण। मतलब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्या कराया जाता है? क्रॉस। और उसके प्रयोग के परिणामों पर, जो परिणामों को आधार मानकर जो नियम दिया गया, उसको क्या बोला गया है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र की बात कर रहा है, मतलब यहां पर जो लक्षणों की वंशागति होगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो स्वतंत्र रूप से होगी। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां बोल रहा है द्विसंकर संकरण, मतलब वहां 7 जोड़ी जो लक्षण चुने थे, उनमें से कोई 2 लक्षण लेते हैं। जैसे यहां ले लिया जाए बीज का आकार। बीज का आकार, अब ये बीज का आकार एक लक्षण था, जिसके लिए प्रभावी और अप्रभावी दो तरह से माना था हमने कि यहां पर जो लक्षण है वो 2 प्रकार का होगा, या तो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। तो यहां प्रभावी के बारे में बात करें तो बीज का आकार यदि गोल है तो वो कैसा होगा? प्रभावी होगा। और यदि झुर्रीदार है तो वो कैसा होगा? वो अप्रभावी होगा। झुर्रीदार है तो कैसा होगा? अप्रभावी। प्रभावी का मतलब होता है कि जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट कर रहा है, वो प्रभावी कहलाता है। जो F1 यानी प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं करता है, खुद को नहीं दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? अप्रभावी। तो यहां बीज का आकार एक लक्षण हो गया, जो एक जोड़े के रूप में है विपर्यासी। विपर्यासी मतलब विपरीत। अगला जो लक्षण है, दूसरा जो यहां पर लक्षण ले रहे हैं, वो है बीज का रंग। बीज का रंग। अब बीज का रंग आपको बताया 2 तरह का। 2 तरह का कौन कौन सा? या तो बीज होगा पीला या फिर होगा हरा।
मतलब पीला जो रंग है वो प्रभावी है और हरा रंग जो है वो कैसा है, अप्रभावी। अब यहां यदि एक का अध्ययन एक बार में करते, प्रयोग के लिए सिर्फ एक लक्षण को चुनते कि भाई बीज का आकार चुना है तो वो किस में आता, एक संकर संकरण में। लेकिन यहां पर दोनों को एक साथ चुनते हैं, बीज का आकार और बीज का रंग, तो इन दोनों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया तो यहां पर लक्षण कितने हो गए, दो जोड़े हो गए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्विसंकर संकरण। इस प्रयोग के लिए गोल को मतलब राउंड, इसको व्यक्त करते हैं आर से, कैपिटल आर, और झुर्रीदार को व्यक्त किया जाता है स्मॉल आर। ऐसे ही पीला जो है यहां पर प्रभावी है, डोमिनेंट है ये पीला, तो इसको पीले को बोला जाता है येलो, इसलिए इसको कैपिटल वाई से व्यक्त करते हैं। अब ये जो है एक युग्म विकल्पी के रूप में होते हैं, इसलिए इसको कैपिटल वाई के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही हरा है, हरे को यहां देखिए प्रभावी था, उसको कैपिटल से लिखा, तो अप्रभावी को किससे लिखा, स्मॉल से। ऐसे ही यहां प्रभावी को कैपिटल से लिख दिया, हरा क्या हो गया, अप्रभावी, तो इसको किससे लिखेंगे, स्मॉल से लिखेंगे। अब यहां जब इनके बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी तक तो आपको बताया था कि प्रभावी जो है, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, मतलब प्रथम पीढ़ी तक कौन सा नियम लागू हो रहा है, प्रभाविता का। उससे आगे बताया कि युग्मक जो है क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां कौन सा नियम लग रहा है, पृथक्करण का। लेकिन यहां पर पृथक्करण से भी आगे क्या है, दो जोड़ी लक्षण हमने काम में लिए हैं, और F2 पीढ़ी के अंदर दोनों जो लक्षण हैं इनके युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, तथा इनका जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाते हैं तो इनकी वंशागति पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, वंशागति का तीसरा नियम यानी स्वतंत्र अपयूहन का नियम। कुल मिला के ध्यान रखना है कि एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपयूहन का नियम देखिए, दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों का संकरण कराया। द्विसंकरण के अंदर क्या होगा, दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का क्या कराया, संकरण कराया जाता है। तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति, ध्यान देना, प्रत्येक लक्षण की वंशागति कैसे होती है, स्वतंत्र रूप से होती है, और एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको बताया कि गोल पीले जो विपर्यासी लक्षण थे, जैसे बीज का आकार लिया था गोल झुर्रीदार और रंग लिया था पीला हरा, तो यहां जब वंशागति होती है कि बीज का आकार और बीज का रंग, तो वो स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति कैसे हो गई है, स्वतंत्र रूप से। प्रत्येक लक्षण की वंशागति कैसी होगी, स्वतंत्र रूप से होती है, और एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी, प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पियों को बोला जाता है एलील्स, पृथक होकर एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, स्वतंत्र रूप से, मतलब ये जो युग्म विकल्पी हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं प्रत्येक लक्षण के, और अलग अलग होकर स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। जब स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये स्वतंत्र रूप से जाएंगे, तो इसी को क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपयूहन को नियम को समझने के लिए हम दो तरह के लक्षणों को काम में लेंगे। यदि स्वतंत्र अपयूहन के नियम को समझने के लिए हम दो तरह के लक्षणों को काम में लें, इस तरह से कि हमने मटर के पौधे के एक विपर्यासी लक्षण तो ले लिया कि मटर का जो पौधा है उसके बीज कैसे हैं, गोल आकार में बीज हैं गोल,
और रंग की बात करें तो कैसे हैं, पीले। तो बीज लिए हैं गोल पीले। यहां ये जो लक्षण है ये दो हो गए, क्योंकि ये तो आकार को दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है, रंग को। जब हम समयुग्मजी, यहां गोल को किससे व्यक्त करते हैं, गोल को व्यक्त करते हैं आर से और पीले को व्यक्त करते हैं वाई से। तो यहां पर हम समयुग्मजी अवस्था ले रहे हैं। ये जो अवस्था है कैसी है, समयुग्मजी। समयुग्मजी अवस्था है। गोल पीले बीज लिए हैं, गोल पीले बीज वाले पादप का संकरण जो करवा दिया जाए किससे, तो गोल का अप्रभावी लक्षण कौन सा था, तो गोल का होता है झुर्रीदार और पीले का अप्रभावी कौन सा होता है, तो ये होता है पीले का हरा। यहां पर क्या किया है कि दो जोड़ी लक्षण ले रहे हैं। कौन कौन से लिए हैं, एक तो बीज का आकार ले लिया और कौन सा ले लिया, बीज का रंग। तो बीज का आकार गोल और कैसा हो सकता है, झुर्रीदार। गोल को कैपिटल आर से व्यक्त किया तो झुर्रीदार को किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल आर से। पीले को कैपिटल वाई से व्यक्त किया है तो हरे को किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल वाई से। ये झुर्रीदार हरा जो है ये कैसा है, ये होता है अप्रभावी और इसको बोला है अवस्था कौन सी हो गई, ये समयुग्मजी। कौन सी होगी, समयुग्मजी। यहां पर जो युग्म विकल्प लिए हैं समयुग्मजी लिए हैं, मतलब कि यहां समयुग्मजी गोल पीले का संकरण समयुग्मजी झुर्रीदार हरे से कराया जाए। जब इस तरह से यदि संकरण कराएंगे तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोल देते हैं पेरेंटल पीढ़ी यानी जनक पीढ़ी। इनसे बनते हैं युग्मक। युग्मक बनेंगे तो कैसे कैसे बन सकते हैं, यहां पर देखिए दोनों और कैपिटल आर हैं और कैपिटल वाई है, तो यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई युग्मक बन सकता है। इसी तरह से यहां पर युग्मक कौन सा बन सकता है, स्मॉल आर है और वाई है तो यहां युग्मक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। इनके मध्य क्या कराया है, संकरण कराया है। इनके बीच संकरण होता है तो यहां पर प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है। प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी कौन सी, कैपिटल आर। कैपिटल आर के बाद ये क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और क्या होगा, स्मॉल वाई। ये प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई है, इसको बोला जाता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है ये कैसा है, यहां पर कैपिटल आर है और स्मॉल है, मतलब दोनों जो युग्मक हैं वो कैसे हैं, अलग अलग। यहां प्रभावी भी है और कौन सा है, अप्रभावी। तो इसको बोलते हैं विषम युग्मजी। इसको बोला जाता है विषम युग्मजी। जो विषम युग्मजी बना है वो बना क्या है, F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले बीज कैसे हैं, तो देखिए प्रभावी अप्रभावी के प्रभाव को क्या करता है, दबा देता है। तो यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखा है तो ये बीज के आकार को दर्शाएगा। तो बीज का आकार कैसा होगा, गोल होगा। कैसा होगा, गोल। यहां पर बीज का आकार गोल है, यहां कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दे रखा है तो यहां बीज कैसा होगा, रंग में स्मॉल वाई अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा तो कौन दर्शाएगा, कैपिटल वाई, क्योंकि यहां प्रभावी कौन है, कैपिटल वाई। और कैपिटल वाई को किससे व्यक्त किया था, पीले से। वो कैपिटल वाई को वाई से व्यक्त किसको किया था, पीले को। तो हम कह सकते हैं यहां कैसा मिल रहा है, गोल पीला। तो प्रथम पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, गोल पीले। तो यहां तक देखने पर तो हमें पता चल रहा है कि यहां समयुग्मजी अवस्था लिखी हमने,
जिससे जो F1 पीढ़ी में जितने भी बीज प्राप्त हो रहे हैं वो सब कौन से लक्षणों वाले हैं? प्रभावी लक्षणों वाले। और ऐसा हुआ था कौन से नियम के अंदर? प्रभाविता के नियम के अंदर। लेकिन F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए हैं इनके बीच हम क्या करा दें? स्वपरागण करा दें। क्या कराएं? स्वपरागण। स्वपरागण मतलब जो बीज प्राप्त हुए हैं ऐसे ही बीजों से क्या कराया है? इनका क्रॉस। दूसरे बीजों के साथ नहीं, उन्हीं बीजों के साथ क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। तो यहां पर जो ये संकरण होगा ये किसके द्वारा कराया है? स्वपरागण द्वारा। तो स्वपरागण जब कराएंगे तो यहां पर क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। युग्मक कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए, कैपिटल आर दूसरे लक्षण के लिए क्या आ सकता है? कैपिटल वाई। इस तरह का युग्मक बन सकता है। और युग्मक कैसा बन सकता है? कैपिटल आर और क्या बन सकता है? स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है। और युग्मक कैसा बन सकता है? स्मॉल आर और कैपिटल वाई बन सकता है। स्मॉल आर और कैपिटल वाई बन सकता है। इसके अलावा और युग्मक कैसे बन सकते हैं? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। स्मॉल आर और स्मॉल वाई। देखिए, द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनके अंदर एक तो होता है नर वाला भाग और दूसरा होता है मादा वाला। मतलब हम कह सकते हैं स्त्री केसर और पुंग केसर होते हैं। मतलब यहां जो युग्मक बनेंगे वो भी दो तरह के बनेंगे। एक तो बनेंगे नर युग्मक और दूसरे बनेंगे मादा युग्मक। तो जैसे ये 4 युग्मक नर युग्मक बने हैं ऐसे ही मादा युग्मक भी कितने बनेंगे? 4। अब इन युग्मकों से हम क्या करते हैं? आगे जो है F2 पीढ़ी में देखते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। तो इन युग्मकों को काम में लेना है। ये दो तरह के युग्मक होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। देखिए, यहां पर इधर की साइड लिख लेते हैं नर युग्मक। नर युग्मक के लिए चिन्ह आपको बताया था इस तरह से बनाना है और मादा युग्मक का चिन्ह ऐसे बनाना है। इससे आगे बढ़ाया है इसको मैंने। नर युग्मक कौन कौन से? तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो सकता है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई है। स्मॉल आर और कैपिटल वाई है तथा स्मॉल आर और स्मॉल आर है। ये नर युग्मक यही तो लिए हैं चारों। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये युग्मक कौन से हो गए? नर युग्मक। ऐसे ही 4 युग्मक और किसके होंगे? मादा युग्मक। तो यहां पर मादा युग्मक लिख लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये चेकर बोर्ड से जब बनाएंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। कैसे? यहां पर इसमें जो लिया है नर युग्मक और यहां क्या लिया है? मादा युग्मक। तो हमको ये जो संकरण कराना है, संकरण के लिए इस वाले खाने की सिद्ध में आगे बढ़ना है और ऐसे ही इसमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, इससे इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई है और इधर भी क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां दोनों कैसे हैं? प्रभावी हैं। तो प्रभावी हैं इसके लिए हम लिख सकते हैं आर का मतलब गोल है और वाई का मतलब क्या है? पीला। इसी तरह से यहां से आगे बढ़ते हैं। इस खाने पर देखते हैं सिद्ध में कौन है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसको लिखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल में क्या दे रखा है? वाई। स्मॉल में क्या है? वाई। अब इसका यहां पर नाम लिखेंगे। कैपिटल आर का मतलब तो क्या है कि यहां प्रभावी कौन है? गोल। कैपिटल वाई दे रखा है, स्मॉल वाई भी दे रखा है, तो किसका लिखना है?
प्रभावी का लिखना है तो स्मॉल आर वाई को, तो यहां क्या रहेगा अप्रभावी, प्रभावी कौन रहेगा कैपिटल वाई, तो यहां लिख सकते हैं गोल पीला। इसी तरह से कैपिटल आर और वाई दे रखा है तो कैपिटल आर, यहां क्या दे रखा है स्मॉल आर, यहां पर वाई कैपिटल है दोनों ही, क्या लिखेंगे गोल पीला। आगे देखिए यहां आर और वाई दोनों कैपिटल और यहां पर यहां वाई लिखना है स्मॉल वाई, यहां पर स्मॉल वाई लिखना है, तो ये कैपिटल आर और यहां क्या हो गया स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई दे रखा है, प्रभावी कौन होगा तो कैपिटल वाला होगा, तो यहां पर प्रभावी है कौन गोल पीला। ऐसे ही यहां देखिए कैपिटल आर दिया हुआ है, यहां वाई है यहां स्मॉल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख सकते हैं इसको गोल पीला। आगे देखें कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों और ही कैपिटल आर दे रखे हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल आर और यहां से कैपिटल आर, तो यहां लिख सकते हैं हम कैपिटल आर कैपिटल आर। वाई कैसा है इधर भी स्मॉल है और इधर भी स्मॉल है, तो यहां लिखेंगे स्मॉल वाई। आगे इसका नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है कैपिटल आर का मतलब तो लिख देना है क्या गोल, और ये स्मॉल का मतलब दोनों ही स्मॉल हैं तो प्रभावी तो हुआ ही नहीं, क्या होगा अप्रभावी। अप्रभावी क्या होता है गोल, तो ये हो गया। यहां पर y का जो अप्रभावी होता है ये होता है कौन सा हरा, तो ये कैसा बनेगा गोल हरा बनेगा। आगे कैपिटल R है यहां पर स्मॉल r है, यहां कैपिटल Y और ये Y कैसा होगा स्मॉल, तो R Y दे रखा है तो मतलब क्या है ये गोल है, कैपिटल दे रखा है तो कैसा होगा पीला। आगे देखिए यहां पर R दिया हुआ है, R लिख दिया, स्मॉल दे रखा है, Y दोनों कैसे हैं Y यहां पर स्मॉल है, तो यहां एक R जो दे रखा है वो कैसा है प्रभावी, जो प्रभावी होगा वही लक्षण अपना बताएगा, तो R का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर गोल और Y का मतलब क्या है हरा। यहां देखें इधर कैपिटल है यहां पर एक कैपिटल स्मॉल है और दूसरा कैसा है कैपिटल, तो R लिखा स्मॉल r, दोनों y कैसे हैं कैपिटल, तो लिख सकते हैं इसको गोल पीला। कैपिटल R दिया हुआ है, स्मॉल r दे रखा है, कैपिटल Y है और क्या है स्मॉल y। यहां ध्यान रखना है, बस इसी तरह से आगे बढ़ना है। ये कैपिटल R और Y दे रखा है तो यहां पर ये कैपिटल R लिख दिया, ये स्मॉल y लिख दिया, यहां स्मॉल r लिख रखा है, कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y। लिखिए इसका नाम, R का मतलब गोल, Y का मतलब पीला। यहां जो बीज प्राप्त होंगे कैसे होंगे गोल पीले। यहां इसको काम में लेना है और इसको, तो आगे बढ़िए इससे ही स्मॉल r y यहां पर भी कैपिटल है यहां पर भी कैपिटल है, तो यहां क्या लिख दिया जाएगा कैपिटल Y। बस ध्यान रखना है जिस खाने में बढ़ रहे हैं दोनों ओर से उसी से बढ़ना है, यहां से ऐसे ही यहां से बढ़ना है, तो इसमें क्या आएगा R का मतलब स्मॉल जो दे रखा है इसका मतलब होता है झुर्रीदार, और यहां Y दे रखा है मतलब क्या है पीला। यहां स्मॉल दे रखा है R तो यहां पर स्मॉल, ये भी स्मॉल r है। Y कैसा दे रखा है, एक तो कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा झुर्रीदार पीला। यहां देखिए
ये दोनों कैपिटल, ये दोनों स्मॉल, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। आर आर वाई दे रखा है, तो आर का मतलब हो गया गोल और वाई का मतलब हो गया यहां पर पीला। यहां लिखेंगे आर स्मॉल आर, वाई कैसा है, वाई दोनों ही स्मॉल हैं। आर का मतलब तो हो गया गोल और वाई का मतलब हो गया हरा। स्मॉल आर दिया हुआ है, इधर भी स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर है, यहां पर वाई कैपिटल है और ये कैसा है, स्मॉल। यहां देखिए इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और वाई का मतलब हो जाएगा पीला। यहां दोनों स्मॉल हैं, यहां भी दोनों स्मॉल हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ऐसा लिखा है तो स्मॉल आर का मतलब तो क्या है यहां पर झुर्रीदार, और वाई का मतलब क्या होगा, हरा। यहां हमने जो काम में लिए थे लक्षण कितने जोड़ी, दो लक्षण, दो जोड़ी लक्षण, दो जोड़ी लक्षण थे जनक पीढ़ी में। यहां पर F1 पीढ़ी प्राप्त हुई जिसमें सभी कैसे थे, गोल पीले, और ये जो पीढ़ी होती है इसको बोला जाता है F2 पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के अंदर आपने देखा कि दोनों लक्षण साथ में चले हैं, बीज का आकार और बीज का रंग दोनों साथ में हैं। एक जो ये लक्षण दे रखे हैं इनकी वंशागति कैसी हो रही है, स्वतंत्र रूप से हो रही है, एक की उपस्थिति का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी को तो हमने बोला था स्वतंत्र अपयूहन का नियम, इसी को क्या बोला था, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। अब देखिए यह पर जो है हम द्विसंकर संकरण प्रयोग के अंदर दो चीजें काम में लेंगे, कौन कौन सी बताया था आपको, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात और जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप या आनुवंशिकी संरचना, जीन प्रारूप अनुपात। अब देखिए इनके लक्षण कैसे पता कर सकते हो आप, यहां पर लक्षणों की बात करें, इनके लक्षण प्रारूप की, तो गोल पीले कितने हैं, गोल पीले 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा गोल पीला ये रहा 8 और गोल पीला एक ये रहा 9। कितने हो गए, 9। तो यहां पर लक्षणों की बात करें लक्षण प्रारूप के लिए, तो गोल पीले कितने हैं, ध्यान रखना कहां कहां पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 और 9। तो गोल पीले कितने प्राप्त हुए, गोल पीले प्राप्त हुए हैं 9। इसके बाद दूसरा जो है लक्षण इसका वो कैसा है, गोल के साथ पीले थे तो गोल के साथ दूसरा हो सकता है कौन सा, हरा। तो गोल हरे कितने प्राप्त हुए हैं, तो देखिए गोल हरे, गोल हरा 1, गोल हरा 2 और गोल हरा यहां पर कितने हो गए, 3। तो बीज गोल व हरा प्राप्त होगा कितने, 3। 9 अनुपात कितने हो गए, 3। आगे देखिए ये गोल था तो इसका अप्रभावी कौन था, झुर्रीदार। तो यहां पर देखिए झुर्रीदार ये हो गया, झुर्रीदार पीले देखें तो झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और ऐसे ही झुर्रीदार पीला 3। तो यहां पर झुर्रीदार पीले कितने प्राप्त हुए हैं, 3। जबकि झुर्रीदार हरा कितना है, तो झुर्रीदार हरा कितना है यहां पर 1 है। इसको बोला जाता है फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप अनुपात। कितना होता है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। चेकर बोर्ड के अंदर टोटल कितने बीज प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर 16 बीज प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 9 तो किसे हैं, कैसे हैं, गोल पीले, 3 कैसे हैं, 3 हैं झुर्रीदार हरे और 3 कैसे हैं, 3 यहां पर हैं झुर्रीदार पीले, सॉरी यहां पर 9 तो कैसे हैं, गोल पीले, ये 3 कैसे हैं, गोल हरे, ये कैसे हैं झुर्रीदार पीले और ये कैसे हैं
झुर्रीदार हरे। ये कैसे हैं? झुर्रीदार हरे, जिसको बोला जाता है क्या? फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात। ऐसे ही इसका एक दूसरा अनुपात होता है जिसको बोलते हैं हम इसका जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप अनुपात। जीनी प्रारूप अनुपात आप ध्यान रखना, ये होता है 12-24-12-12-1। 12-24-12-12-1 इसको ऐसे याद रखना, मतलब 1:2:4:1:1:2:1:1 1:2:1 12-24-12-12-1 मतलब यहां पर ये अनुपात तो कितने प्राप्त हुए थे? 4 प्रकार के थे। यहां पर जो लक्षण प्रारूप है इसमें पौधे बीज कितने प्रकार के? 4 के। जबकि यहां पर जो इनका जीन है वो जीन कितने प्रकार का प्राप्त होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां जीन कितने प्रकार का प्राप्त हुआ है? 9 प्रकार का प्राप्त हुआ है, जिसको 1:2:4:1:1:2:1:1 लिखा जाता है। इसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप। क्या बोला जाता है इसको? द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप। देखिए उदाहरण इसका, यदि मटर के समयुग्मजी गोल पीले, जो भी आपने समझा था गोल पीले कैपिटल आर कैपिटल वाई बीज वाले पौधे का झुर्रीदार हरे को व्यक्त करते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से संकरण कराया जाए, तो प्रथम पीढ़ी में सभी जो बीज प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे गोल पीले, लेकिन ये सभी कैसे होंगे? विषम युग्मजी होंगे। कैसे होंगे? विषम युग्मजी। यदि ये विषम युग्मजी प्राप्त जो बीज हैं इनका क्या कराया जाए? स्वपरागण कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में ये प्राप्त होते हैं, और F2 पीढ़ी में जब ये प्राप्त होते हैं तो उनका लक्षण प्रारूप अनुपात कितने प्रकार का था? तो 4 प्रकार का। और जीन प्रारूप अनुपात में जीन कितनी प्रकार के थे? 9 प्रकार के। तो लक्षण प्रारूप अनुपात कौन कौन सा? गोल पीले कितने हैं इस चेकरबोर्ड के अंदर? 9। गोल हरे कितने हैं? 3। झुर्रीदार पीला कितना है? 3। और झुर्रीदार हरे कितने हैं? 1। तो ये प्राप्त होता है 9:3:3:1। ये सीधा अनुपात पूछ लिया जाता है कि द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? तो आपको लिखना होता है 9:3:3:1। यदि इसके साथ ये ध्यान रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। गोल पीला, गोल हरे कितने, झुर्रीदार पीले कितने और झुर्रीदार हरे कितने। लेकिन ये याद रहना बहुत जरूरी है 9:3:3:1। इससे आगे अभी आपको बताया था कि इसका जो जीनोटाइप है उसको ऐसे याद रख सकते हो। कैसे? 12-24-12-12-1 जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ऐसे याद रख सकते हो आप। तो इसमें कितने प्रकार के थे? 9 प्रकार के। 9 प्रकार के जीन बने हुए हैं ये। इनमें से 1:2:4:1:2:1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है। इनका टोटल कितना आना है? तो इनमें कितने थे चेकरबोर्ड में? 16। तो इनका टोटल कितना होगा? 16 होगा। यदि जीन याद रह जाए तो ज्यादा बेटर है। जीन को लिखकर याद करेंगे तो याद रह जाएंगे। यहां ध्यान रखना कैपिटल आर और कैपिटल वाई कितने हैं? यहां पर एक ही है। ऐसे ही कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कितने हैं? कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कितने हैं? 2। तो यहां पर अनुपात कितना लिख दिया? 2। यहां कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ऐसे ही यहां पर है ये। इसके अलावा ऐसा आपको पूरे चेकरबोर्ड में दूसरा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? तो ये जो जीन है कितनी तरह के होंगे? 2 तरह के। तो अनुपात कैसा लिख दिया? 2। यहां देखो कैपिटल आर दे रखा है, कैपिटल वाई दे रखा है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई कहां कहां पर है? कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक तो ये रहा, ऐसा ही एक ये रहा। इसके अलावा यहां पर देखिए कैपिटल आर और
इस कैपिटल वाई दे रखा है और कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये 4 प्रकार के जीन हैं। तो यहाँ अनुपात कितना आ गया 4। यहाँ दोनों आर जो है कैपिटल हैं, वाई कैसे हैं स्मॉल। चेकर बोर्ड में देखिए ऐसी स्थिति कहाँ बन रही है, तो यहाँ पर एकमात्र स्थिति ये है गोल हरे में, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो अनुपात कितना आया 1। यहां देखिए कैपिटल आर 1 है और बाकी सब कैसे हैं स्मॉल। तो ये चेकर बोर्ड में कितने हैं 2 हैं, तो कैपिटल आर और बाकी सब कैसे हैं स्मॉल हैं। कैपिटल आर और बाकी सब स्मॉल, एक तो ये रहा कैपिटल आर दे रखा है और बाकी सारे कैसे हैं स्मॉल हैं। इसके अलावा कैपिटल आर और बाकी सभी कैसे स्मॉल ये रहे, तो कितना अनुपात हो गया 2। आगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये कितने हैं, ये 1 है, तो अनुपात में कितना लिख दिया 1। स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर दे रखा है स्मॉल वाई दे रखा है, एक कैसा है कैपिटल है, तो स्मॉल आर और वाई भी कैसा है स्मॉल, एक कैसा होगा कैपिटल। तो देखिए स्मॉल आर और यहां पर ये कैसा हो गया झुर्रीदार पीला, ये कैसा हो जाएगा झुर्रीदार पीला। ऐसे ही देखेंगे कि कैपिटल वाई जो दे रखा है कितने ऐसे 2 हैं, झुर्रीदार पीले के अंदर ऐसे कितने हैं 2, तो ये दोनों की दोनों ये रहे। इसके बाद क्या बचा, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई यानी झुर्रीदार पीला। तो अनुपात कितना आएगा 1। तो ये अनुपात हमें याद रखना है, जीन सहित याद रहे तो ज्यादा बेटर है।